हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज से हम सभी स्टार्ट कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एसएससी पीईटी एग्जाम 2025 के लिए एक बेहतरीन सा प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट की क्लास नंबर 1 है। अगर मैं बात करूं तो आज क्या है भैया, तो प्रैक्टिस सेट की क्लास नंबर 1 है। इसके अंतर्गत हम जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एसएससी पेट एग्जाम में प्रीवियस ईयर में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें भी डिस्कस करने वाले हैं और हर क्वेश्चन की डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सितंबर में आपके एग्जाम होने हैं, तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। उम्मीद है आप इस सीरीज से लास्ट तक जुड़े रहेंगे। आज इसका डे 1 है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम मिलन मिश्रा है और पहले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि पहले प्रश्न में क्या कहा गया है। पहले प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन में गंगा, सिंधु, झेलम, सरस्वती है। अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो भैया ऋग्वेद में केवल एक बार गंगा नदी का नाम आया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यानी कि गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में केवल एक बार मिलता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम ऋग्वेद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें जान लेंगे, क्योंकि ऋग्वेद परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। कई बार इनसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो हमें इन चीजों को ध्यान में रखते हुए चलना है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं ऋग्वेद, तो ऋग्वेद सबसे भैया प्राचीनतम वेद है, ये आपको पता होगा, और सबसे महत्वपूर्ण वेद भी है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आप कहेंगे ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है। मंडल कहने का मतलब चैप्टर से होता है या अध्याय से होता है, यानी कि ऋग्वेद में कुल 10 अध्याय हैं, 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अग्नि को लगभग 200 मंत्र समर्पित है ऋग्वेद में, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं कि ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख कहां पर मिलता है, परीक्षाओं में यहां से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं कि ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख कहां पर मिलता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख भैया कहां पर मिलता है, तो 10वें मंडल में मिलता है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में इसका वर्णन मिलता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, पुरुष सूक्त में क्या कहा गया है, तो पुरुष सूक्त में एक ब्रह्मा नाम के व्यक्ति का वर्णन किया गया है। और जो भैया ब्रह्मा नाम का व्यक्ति है, इसके सिर को ब्राह्मण बताया गया है, हाथों को क्षत्रिय बताया गया है, पेट को वैश्य बताया गया है और पैर को शूद्र बताया गया है, ऐसा उल्लेख मिलता है। तो भैया इन बातों का उल्लेख कहां पर मिलता है, तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यही इंपॉर्टेंट था। इसके पश्चात में बात करूं साथी, तो आपसे पूछ लिया जाता है कि दशराग्य युद्ध का वर्णन किस वेद में मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो दशराग्य युद्ध है इसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद के किस मंडल में दशराग्य युद्ध का वर्णन मिलता है, तो आप कहेंगे ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग्य युद्ध का वर्णन मिलता है। 7वें मंडल में दशराग्य युद्ध का वर्णन मिलता है। दशराग्य युद्ध किनके मध्य में हुआ था, तो भैया राजा सुदास एक थे, उनके और 10 राजाओं के मध्य में हुआ था। क्योंकि इसमें एक राजा 10 राजाओं के विरुद्ध युद्ध लड़ा था और जीता भी था, इसीलिए इस युद्ध को 10 राज्य का युद्ध भी कहते हैं या 10 राज्य का युद्ध भी कहते हैं। आप देखेंगे बैटल ऑफ 10 किंग्स, इसका नाम 10 राज्य का युद्ध इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें 10 राजाओं ने युद्ध किया था। यानी एक राजा थे राजा सुदास और उनके विरुद्ध 10 राजा थे भारत के, जिनमें 5 आर्य राजा 5 अनार्य राजा दोनों के मध्य युद्ध हुआ। इसमें राजा सुदास विजयी हुए। इसकी कहानी थोड़ा रिलेटेड है, आप थोड़ा ध्यान देंगे तो राजा सुदास के दरबार में पहले विश्वामित्र ऋषि हुआ करते थे, लेकिन किसी कारणवश राजा सुदास विश्वामित्र से क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने राज्य से निकाल दिया। विश्वामित्र उनके राजगुरु भी हुआ करते थे। तो जब सुदास ने राजा मतलब ऋषि विश्वामित्र को अपने राज्य से निकाल दिया, तो उसके पश्चात अपना राजगुरु वशिष्ठ जी को बनाया। अब जब सुदास ने अपना राजगुरु राजपुरोहित वशिष्ठ को बना लिया, तो इसलिए विश्वामित्र बहुत ज्यादा क्रोधित हुए, क्योंकि विश्वामित्र वशिष्ठ ऋषि से थोड़ा कंपटीशन भी रखते थे। और इसके पश्चात उन्होंने क्या किया, तो विश्वामित्र ने भारत के 5 आर्य राजाओं को और 5 अनार्य राजाओं को एकत्रित किया और फिर राजा सुदास पर आक्रमण बोला। और इस फिर एक होता है इसमें युद्ध, जिसे हम दशराग्य का युद्ध कहते हैं या 10 राज्य का युद्ध कहते हैं। इसमें राजा सुदास और विश्वामित्र के मध्य, या आप कह सकते हैं 10 राजाओं के मध्य युद्ध होता है। और इसमें कौन जीतता है, तो राजा सुदास जीतते हैं। मैंने समरी के रूप में इससे बता दिया। अब इसके पश्चात हम थोड़ा और चीजें जान लेते हैं। अगले प्रश्न की ओर अब हम बढ़ते हैं। अब हम अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया था। यह प्रश्न पूछा गया है यूपी ट्रिपल एसएससी पेट एग्जाम में कि किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के
प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया था? ये बात आपको पता होनी चाहिए। ऑप्शन में है बिंदुसार, अशोक, देववर्मन और संप्रति। अगर मैं राइट आंसर की बात करूं यहां पर कि यहां पर राइट आंसर कौन सा होगा, तो आप सभी को पता होगा राइट आंसर इसमें से कौन सा है। आप जानते हैं कि अशोक ने ही बौद्ध धर्म का बहुत ही अच्छे तरीके से प्रचार प्रसार किया था, या आप कह सकते हैं बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया था। कलिंग युद्ध के बाद उसने हिंसा करना छोड़ दिया था, युद्ध करना छोड़ दिया था और वो बौद्ध धर्म में शामिल हो गया था, और उसके पश्चात उसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्यों को किया। ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। अब हम अशोक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें जान लेंगे, क्योंकि एक महत्वपूर्ण शासक है और परीक्षाओं में इनसे प्रश्न बनते हैं, और जब प्रश्न बनते हैं तो हमें जानना जरूरी है, क्योंकि परीक्षा में हमें वो सब तैयार कर जाना है जिनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर मैं बात करूं अशोक की, तो आप जानते हैं कि ये मौर्य वंश के तीसरे शासक थे। तीसरे शासक कहने का मतलब कि इनके पहले चंद्रगुप्त मौर्य जो संस्थापक थे मौर्य वंश के, उनके बाद बिंदुसार, फिर अशोक आए, क्योंकि बिंदुसार के पुत्र थे अशोक, यानी कि अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था, उनके बाद आए अशोक। तो अशोक मौर्य वंश के तीसरे शासक थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके पश्चात मैं बात करूं कि उनके पिता का क्या नाम था, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनके पिता का नाम बिंदुसार और दादा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य उनके बाबा लगते थे, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर मैं बात करूं कि अशोक ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी, तो उसने कुछ प्रमुख उपाधियां मिली थी, आप कह सकते हैं उसके प्रमुख उपनाम क्या थे, तो भैया उसे देव नाम प्रियदर्शी भी कहते थे या देव नाम प्रिय भी कहते थे। ये बात ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है कि देव नाम प्रियदर्शी किसे कहा गया है, तो वो है सम्राट अशोक। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके पश्चात मैं बात करूं कुछ और महत्वपूर्ण चीजों की जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो भैया अशोक ने कलिंग युद्ध 261 में क्या किया था, तो आप कहेंगे 261 ईसा पूर्व में लड़ा था और विजयी हुआ था। इस युद्ध में विजयी होने के बाद उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, क्योंकि इस युद्ध में भयंकर हिंसा हुई थी और लाखों लोग मारे गए थे। तो उसके बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अच्छा, अभी प्रश्न पूछा गया था कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा किसने उठाया, तो वो अशोक ही था। आप देखेंगे कि उसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि किस शासक ने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा था, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो सम्राट अशोक थे। अच्छा, अगर मैं बात करूं तो अशोक ने ही तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन भी करवाया था, यानी कि अशोक के ही शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन 241 ईसा पूर्व में हुआ था। यह आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कहां पर हुआ था, तो तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के शासनकाल में। कुछ और महत्वपूर्ण चीजें हम जान लेते हैं, जैसे कि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सारनाथ का जो स्तंभ है, ये बात ध्यान रखिएगा कि सारनाथ का जो सिंह स्तंभ है, जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, वो अशोक द्वारा बनवाया गया था। ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि सारनाथ में जो सिंह स्तंभ है भैया, वही सिंह स्तंभ हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। और वह जो सारनाथ का सिंह स्तंभ है किसके द्वारा बनवाया गया था, तो अशोक के द्वारा बनवाया गया था। पेट परीक्षा में यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है, तो आपको यह ध्यान रखना है। इसके पश्चात मैं बात करूं कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था, और इस बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है मोगली पुत्र थे। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। जितने भी प्रश्न हैं मैं डिटेल में सारी चीजें बताता हुआ चलता हूं, और जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं महत्वपूर्ण हैं उनको भी बताते हुए चलूंगा। आपको ध्यान रखना है कि तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगली पुत्र तिस्स थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। किसके शासनकाल में यह आयोजन हुआ था, तो आप जानते हैं सम्राट अशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि तैमूर का दिल्ली पर आक्रमण किस वर्ष हुआ। तैमूर का आक्रमण ही महत्वपूर्ण है और इसके बारे में बहुत ज्यादा चीजें नहीं पूछी जाती, बस यही पूछा जा सकता है कि दिल्ली पर आक्रमण तैमूर लंग ने कब किया था। तो भैया दिल्ली पर आक्रमण तैमूर लंग ने 1398 में किया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, 1398 ईस्वी में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कमेंट में आपको बताना है कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे। क्या बताना है, तो आपको कमेंट में बताना है। यहाँ पर राइटिंग अच्छी नहीं बन रही है, लेकिन आप मैनेज करिएगा कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे। कमेंट में आप जरूर बता दीजिएगा। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि टंका। अगला प्रश्न पूछा गया है भैया, क्या पूछा गया है कि टंका जो एक चांदी का सिक्का था, निम्न में से किस सुल्तान ने चलवाया था या किस सुल्तान ने चलाया था। ऑप्शन में है रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह। तो अगर मैं बात करूं कि
टंका किसके द्वारा चलवाया गया था? तो मैंने पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में लगभग एक दो प्रैक्टिस सेट पहले जो मैंने इससे पहले चालू किया था उसमें इल्तुतमिश के बारे में बताया था, और उसी में मैंने बताया था कि टंका जो है और जीतल जो है ये इल्तुतमिश के द्वारा चलवाया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम कुछ इनके बारे में महत्वपूर्ण चीजें जान लेंगे कि इल्तुतमिश का पूरा नाम क्या था। इल्तुतमिश का पूरा नाम भैया आप कहेंगे तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। यह एक इल्बरी तुर्क था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि इल्तुतमिश का पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था और यह एक इल्बरी मतलब तुर्क था। अगर मैं बात करूं कि वंश इसका कौन सा था, तो भैया ये गुलाम वंश का शासक था, जिसे हम ममलूक वंश भी कह देते हैं। स्लेव डायनेस्टी आप सभी जानते ही होंगे। अच्छा, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था। वह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था और दामाद भी था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कौन भैया? तो आप कहेंगे इल्तुतमिश। इसके पश्चात मैं बात करूं कि दिल्ली को राजधानी किसने बनाया था, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि दिल्ली को राजधानी इल्तुतमिश ने ही बनाया था। दिल्ली को राजधानी लाहौर से स्थानांतरित कर दिल्ली को राजनीतिक केंद्र बनाया। आपसे परीक्षा में पूछा भी जा सकता है कि गुलाम वंश के किस शासक ने राजधानी लाहौर से बदलकर दिल्ली की थी, तो वो था भैया इल्तुतमिश। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके द्वारा दो सिक्के चलवाए गए थे जो कि महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसा कि एक प्रश्न भी पूछा ही गया था। एक तो है टंका, यहां पर टांका लिखा है, टंका होगा, आप ध्यान दीजिएगा। टंका यह चांदी का सिक्का हुआ करता था, इल्तुतमिश ने जारी करवाया था। और फिर जीतल यह तांबे का सिक्का हुआ करता था। तो आपको ध्यान रखना है कि टंका और जीतल, टंका चांदी का सिक्का, जीतल तांबे का सिक्का हुआ करता था, जो कि इल्तुतमिश के द्वारा चालू करवाया गया था या इसकी शुरुआत की गई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं बात करूं भैया तो कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न इससे बन जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। इल्तुतमिश एक महत्वपूर्ण शासक है। आपसे पूछा जा सकता है कि बगदाद के खलीफा ने 1929 में इसे भारत का सुल्तान मान्यता दी थी। ये बात आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के किस शासक ने सर्वप्रथम बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की मान्यता ली थी, तो वो भैया इल्तुतमिश था। इसीलिए इल्तुतमिश को हम गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी कह देते हैं और भारत का पहला सुल्तान भी हम कह देते हैं, क्योंकि बगदाद के खलीफा ने 1229 ईस्वी में इसे भारत के सुल्तान होने की मान्यता दी थी। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की अनुमति लेने वाला आप कहेंगे कौन था, तो वो इल्तुतमिश ही था। अच्छा, इल्तुतमिश से एक प्रश्न और बन जाता है कि इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगानी संगठन की स्थापना की थी। यह 40 तुर्क अमीरों का समूह हुआ करता था, या आप कह सकते हैं 40 तुर्क अमीरों और गुलामों का संगठन हुआ करता था। इसे हम दल चालीसा भी कहते थे या चालीसा दल भी कहते थे। इल्तुतमिश ने चालीसा दल की स्थापना की थी। चालीसा दल को ही तुर्कान ए चहलगानी कहते हैं। इसमें टोटल 40 सदस्य हुआ करते थे जो सुल्तान को सलाह देते थे कैसा काम करना है और राज्य को चलाने में उनकी मदद भी करते थे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कुछ महत्वपूर्ण बातें थी इल्तुतमिश के बारे में। उम्मीद है आपको ये सेट पसंद में आ रहा होगा। ये प्रैक्टिस सेट से आपको महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही होंगी। इसके बाद मैं बात करूं तो एक प्रश्न पूछा गया है कि होयसल साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी। होयसल जो है भैया ये दक्षिण भारत का एक साम्राज्य है। कर्नाटक में इसका साम्राज्य विस्तारित था। कुछ क्षेत्रों पर इनका शासन हुआ करता था होयसल वंश का। और अगर मैं बात करूं कि इनकी राजधानी क्या थी, तो ऑप्शन में है देवगिरी, द्वार समुद्र, मैसूर, कल्याणी। तो राइट आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे द्वार समुद्र इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि होयसल साम्राज्य की राजधानी द्वार समुद्र हुआ करती थी। पहले इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, तो आप कहेंगे होयसल साम्राज्य की जो संबंध है, तो आप कहेंगे होयसल साम्राज्य का संबंध दक्षिण भारत से है, विशेष रूप से वर्तमान कर्नाटक राज्य से। यानी कि वर्तमान में जो कर्नाटक राज्य है वहीं पर इस साम्राज्य का विस्तार हुआ करता था और इसकी राजधानी पहले बेल्लूर हुआ करती थी और बाद में हलेबिदु या द्वार समुद्र को राजधानी बनाया गया था। यानी कि शुरुआत में होयसल साम्राज्य की राजधानी बेल्लूर थी, बाद में इनकी राजधानी क्या बनी, तो आप कहेंगे द्वार समुद्र बनी। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अलाउद्दीन खिलजी ने द्वार समुद्र पर भी अभियान किया था। अब मैं बात करता हूं छठे प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न पूछा गया है, एक इंटरेस्टिंग सा प्रश्न है कि 1877 में वायसराय लिटन, क्या प्रश्न पूछा गया है, तो आप कहेंगे कि 1877 में वायसराय लिटन को भारत की साम्राज्ञी में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया। यानी प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो प्रश्न है कि 1877 में वायसराय लिटन ने किसको, यानी कि किसे भारत का साम्राज्ञी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था। यानी आप कह सकते हैं कि 1877 में वायसराय लिटन ने किसको भारत की साम्राज्ञी घोषित किया था या साम्राज्ञी स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था। तो ऑप्शन में है महारानी एलिजाबेथ,
साम्राज्ञी आप कहेंगे सम्राट, तो सम्राट पुरुषों के लिए प्रयुक्त होता है और जो साम्राज्ञी है वो महिलाओं के लिए प्रयुक्त होता है, इसलिए यहां पर क्या है, साम्राज्ञी लिखा हुआ है। तो अगर मैं बात करूं कि 1877 में वायसराय लिटन के शासनकाल में किसे भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था, तो ऑप्शन है महारानी एलिजाबेथ, महारानी एंजेलिया, महारानी विक्टोरिया, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। अगर मैं इसकी राइट आंसर की बात करूं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे भैया इसका राइट आंसर होगा महारानी विक्टोरिया, क्योंकि 1877 में महारानी विक्टोरिया को ही भारत की साम्राज्ञी के रूप में घोषित किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं इसके बारे में कोई डिटेल चीजें जानूं तो डिटेल चीजें यहां पर होनी चाहिए थी, मैंने लिखी तो थी, तो चलिए आगे होंगी, लेकिन मैं बता देता हूं कि 1877 में वायसराय लिटन जो थे इन्होंने दिल्ली दरबार का आयोजन किया था, और जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ तो वहां पर महारानी विक्टोरिया को क्या किया गया था, तो आप कहेंगे महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था दिल्ली दरबार में। आपसे परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि दिल्ली दरबार का आयोजन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली दरबार का आयोजन वायसराय लिटन के शासनकाल में हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके पश्चात हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार था, सत्यपाल, जनरल हंटर, जनरल डायल, जनरल पैंटर्स। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको बताना है कब हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में मतलब पंजाब के एक मतलब जो जलियांवाला बाग पार्क था उसमें क्या हो रहा था, तो इसका विरोध हो रहा था बाग में, और जब रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे तभी जनरल डायर ने वहां पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था निहत्थी भीड़ पर। तो जिम्मेदार कौन था इस हत्याकांड का, जनरल डायर। आपसे परीक्षा में यह भी पूछा जा सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस आयोग का गठन हुआ, तो आप कहेंगे हंटर आयोग का गठन हुआ था। यह प्रश्न मैं पहले भी करा चुका हूं, आपको ध्यान रखना है, हंटर आयोग का गठन हुआ था, यह बात आपको ध्यान रखनी है। हंटर आयोग ने इसकी जांच की थी। इसके पश्चात मैं बात करूं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न आपके सामने पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत के दौरान अल हिलाल अखबार के संस्थापक थे। ये बात आपसे पूछी गई है, आपको इसका आंसर बताना है। अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो आप इसका आंसर जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में एक बार कि, और साथ ही साथ भैया आप जो ये सीरीज चल रही है इसमें एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया कीजिए, क्योंकि उससे हमें बहुत खुशी मिलती है, और जब ये खुशी हमें मिलती है तो हम आगे और मोटिवेट हो पाते हैं प्रश्नों को तैयार करने में और आपके लिए एक अच्छा क्लास लाने के लिए। अगर मैं बात करूं तो प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत के दौरान अल हिलाल अखबार के संस्थापक थे, तो इसका राइट आंसर होगा भैया मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके पश्चात मैं बात करूं नेक्स्ट प्रश्न की, तो ये देखिए जो मैंने थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन किया था, तो ये पीपीटी में थोड़ा ऑर्डर क्या हो गया है, गलत हो गया है, तो उसके लिए माफ करिएगा। अभी मैं पहली बार पीपीटी टाइप भी किया हूं तो उसके लिए माफी चाहूंगा, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। तो अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे जो वायसराय वाला प्रश्न था, जो उसमें पूछा गया था कि महारानी विक्टोरिया को कब साम्राज्ञी घोषित किया गया था, तो आप देखेंगे 1877 में। 1877 में वायसराय लॉर्ड लिटन ने महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी यानी कि इंप्रेस ऑफ इंडिया घोषित किया था। इंप्रेस महिलाओं के लिए प्रयोग होता है, इंप्रेस सम्राट यानी कि पुरुषों के लिए प्रयोग होता है। 1877 में लॉर्ड लिटन ने ही महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया था। यह घोषणा कहां पर हुई थी, तो भैया दिल्ली में हुई थी, दिल्ली में ही आयोजन हुआ था प्रथम दिल्ली दरबार का। परीक्षा में आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है लॉर्ड लिटन के शासनकाल में प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। अगर मैं बात करूं तो लॉर्ड लिटन से संबंधित एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा सकता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो कि इंपॉर्टेंट है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था भैया, तो आप कहेंगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन ने भारतीय भाषा के यानी कि भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर नियंत्रण के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था। यानी कि वर्नाकुलर
प्रेस एक्ट जो था वो भारतीय समाचार पत्र, जो भारतीय द्वारा लागू किए जाते थे समाचार पत्र, उन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करना, यानी कि हर चीज ब्रिटिश सरकार के बारे में कोई भी विरोध की बात आप नहीं कर सकती। अगर आप भारतीय समाचार पत्रों में ब्रिटिश सरकार के विरोध में बात करेंगे तो आपको गिरफ्तार कर लिया जा सकता है, या ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए क्या किया गया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। इसमें भारतीय समाचार पत्रों और प्रेसों पर पाबंदियां लगाई गई थी कि ऐसे कुछ भी नहीं लिख सकते, अगर लिखना भी है कुछ भी तो पहले ब्रिटिश सरकार से आपको अनुमति लेनी होगी। क्योंकि क्या जानते हैं कि आप जानते हैं कि जब समाचार पत्र भारत में शुरू हुए तो जब अंग्रेजों का शासन यहां पर हुआ करता था तो समाचार पत्रों से बहुत महत्वपूर्ण मदद मिली। इससे क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ावा मिला। कोई भी सूचना एक क्षेत्र में होती थी तो उसकी सूचना पूरे देश भर में फैल जाती थी समाचार पत्रों के माध्यम से, और समाचार पत्र ही अंग्रेजों के सिरदर्द बन गए थे। इसीलिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के द्वारा जारी किया गया था और इसने प्रेस की स्वतंत्रता पर कुछ सीमाएं निर्धारित की थी। इसे सीमित किया था कि हर चीजें आप नहीं लिख सकते, पहले ब्रिटिश शासन की अनुमति लेनी होगी। और इसका मुख्य उद्देश्य यह भी था कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ आलोचना को दबाना, यानी कि जो आलोचनाएं हो रही थी, विरोध हो रहा था, उनको दबाना। और भारतीयों के लिए यह काफी अलोकप्रिय था, यानी कि भारतीयों ने इसका बहुत ज्यादा विरोध भी किया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके पश्चात मैं बात करूं तो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया था? पुणे अधिवेशन, बंबई अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन। तो आपको ध्यान रखना है 1927 के मद्रास अधिवेशन। 1927 के मद्रास अधिवेशन में भैया क्या हुआ था, तो साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया था, यानी कि कहा गया था इसमें कि साइमन कमीशन का हम सभी बहिष्कार करेंगे। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें जान लेते हैं। तो भैया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1927 के मद्रास अधिवेशन, 1927 के मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का प्रस्ताव पारित किया था। यह बात आपको ध्यान रखनी है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1927 के मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। अगर आप चाहते हैं कि हम कांग्रेस के अधिवेशनों पर एक डिटेल वीडियो बना दें तो आप जरूर बताइएगा, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। इसके पश्चात मैं बात करूं कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो डॉक्टर M.A. अंसारी ने की थी। अध्यक्षों का नाम भी याद रखना जरूरी होता है। पूछा जा सकता है कि मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो आप कहेंगे डॉक्टर M.A. अंसारी। अगर मैं बात करूं साइमन कमीशन, तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज जान लेते हैं कि साइमन कमीशन जो था 1927 में भारत में आया था और जिसका गठन 1927 में ही हुआ था। आप देखेंगे साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था। संवैधानिक सुधारों की समीक्षा के लिए इसका गठन किया गया था, लेकिन इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। अब क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए इसका विरोध भी किया गया था। इसका विरोध क्या किया गया था भैया, तो आप कहेंगे इसका विरोध किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो भारतीयों ने इसका व्यापक विरोध किया था। कांग्रेस ने इसे श्वेत कमीशन भी कहा था। ये बात आपको ध्यान रखनी है और ये महत्वपूर्ण भी है। तो आपको ध्यान रखना है कि 1927-28 में साइमन कमीशन मतलब 1927 में गठन हुआ, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। और क्योंकि इसका गठन हुआ था तो इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं किया गया था। मतलब इस जो एक कमेटी बनी थी इसमें भारतीयों को जगह नहीं मिली थी, इसलिए इसका विरोध भी हुआ था। इसके पश्चात मैं बात करूं तो प्रश्न पूछा गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? गया, सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर। अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो लुम्बिनी इसका राइट आंसर होगा कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। थोड़ा मेरे आवाज में परिवर्तन है या हिचकिचाहट है क्योंकि छाले निकल आए हैं, फिर से मेरे मुंह में छाले अक्सर निकल आते हैं। तो अगर मैं बात करूं गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। अब हम कुछ गौतम बुद्ध के बारे में महत्वपूर्ण चीज जान लेते हैं। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, लुम्बिनी में। लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। ये शाक्य वंश में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम आप देखेंगे महामाया था। यानी आप कह सकते हैं राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के पुत्र के रूप में सिद्धार्थ का जन्म हुआ था या गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी वर्तमान नेपाल में शाक्य वंश में राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के पुत्र के रूप में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। इनका विवाह यशोधरा से हुआ था और उनके पुत्र का नाम राहुल था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। विवाह यशोधरा से, पुत्र राहुल थे। महाभिनिष्क्रमण, कुछ टर्मोलॉजी है जो पूछी जाती है, जैसे महाभिनिष्क्रमण क्या है, तो भैया 29 वर्ष की आयु में
राजसी जीवन का त्याग किया था गौतम बुद्ध ने और सत्य की खोज के लिए गृह त्याग किया था। यानी कि सत्य को खोजने के लिए उन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया था। और इसी घटना को हम क्या कहते हैं? तो इसी घटना को हम महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को हम क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे महाभिनिष्क्रमण। अगर मैं बात करूं प्रथम उपदेश की, तो भैया प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? परीक्षा में पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया था। तो आपको ध्यान रखना है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था और 5 शिष्यों को सर्वप्रथम अपना उपदेश दिया था। और इस घटना को हम क्या कहते हैं? तो इस घटना को हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि प्रथम उपदेश की घटना क्या कही जाती है? तो आप कहेंगे धर्म चक्र प्रवर्तन कही जाती है। इसी में इन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्गों का भी उपदेश दिया था। यानी आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? तो सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था अपने 5 शिष्यों को। और प्रथम उपदेश की घटना को हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, गृह त्याग की घटना को हम महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी महत्वपूर्ण है। और मृत्यु की घटना को हम क्या कहते हैं? जब गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ तो उस घटना को हम महापरिनिर्वाण कहते हैं। और इनका महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कुशीनगर को हम मध्य प्रदेश भी कह देते हैं। तो सॉरी, मध्य प्रदेश नहीं कहते, आप कहेंगे कि 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में इनका क्या हुआ था? तो आप कहेंगे कुशीनगर में इनका देहावसान हुआ था, देहांत हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है महापरिनिर्वाण की। ओके, महापरिनिर्वाण इनके मृत्यु की घटना को कहते हैं गौतम बुद्ध की। इसके पश्चात में बात करूं, प्रश्न पूछा गया है कि प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था? नॉर्मल सा प्रश्न है। इसके बारे में हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में एक बार पढ़ा भी था जब हम बाबर को पढ़ रहे थे। तो भैया प्रथम पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कब हुआ था? तो आप कहेंगे 1526 में हुआ था। इसके पश्चात मैं बात करता हूं नेक्स्ट प्रश्न की कि किसने दीन इलाही धर्म की शुरुआत की थी? या प्रश्न पूछा गया है कि इसने दीन इलाही धर्म कब शुरू किया? प्रश्न टाइपिंग में थोड़ा एरर है, माफ करिएगा। तो भैया दीन इलाही धर्म की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? आपको पता होना चाहिए। अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, शेरशाह सूरी। इसका आंसर आप देंगे कमेंट में। अब सबका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, या बता ही दो। चलिए बता ही देता हूं। आप जानते हैं अकबर ने ही की थी दीन इलाही धर्म की शुरुआत। नहीं तो आप कहेंगे सर नहीं पता होगा, तो आप कहेंगे कि सर ने बताया ही नहीं। तो भैया दीन इलाही धर्म की शुरुआत अकबर ने ही की थी और इसे मानने वाला प्रथम और अंतिम व्यक्ति बीरबल ही था। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे कि दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम व्यक्ति कौन था? तो आप कहेंगे बीरबल। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद है आज की ये क्लास आपको पसंद आई होगी और हमने बेहतर तरीके से देखिए कितने सारी स्लाइड्स मैंने टाइप की थी और हमने डिटेल से सारी चीजें समझी। ये तो एक डेमो क्लास है। अगर आप कहेंगे कि सर ये सीरीज आप कंटिन्यू रखिए तो मैं कंटिन्यू रखूंगा और 50-50 क्वेश्चंस करने वाले हैं इस तरह की स्लाइड्स में। ये तो एक डेमो था, आपको पसंद आएगी। अगर आप इसे सपोर्ट करेंगे तो मैं इस सीरीज को बहुत ही बेहतर तरीके से कंटिन्यू करूंगा। ये जो स्लाइड है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।